एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। उसके बाद लॉ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। इसमें 3 टाइप की इकनॉमी बताई गई है आपको। फर्स्ट है प्रॉस्पीरियस इकनॉमी। ये इस तरीके की इकनॉमी होती है जो कि इंडिपेंडेंट, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पीरियस इकनॉमी। इंडिया एक सेल्फ डिपेंड और प्रोस्पीरियस मतलब एक अच्छी इकनॉमी है। दूसरी एग्रेरियन इकनॉमी। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप में ज़्यादातर पॉपुलेशन अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। इंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट जो है वो आपके एग्रीकल्चर में है। उसके बाद वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब इंडिया वॉज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो कि आपके कॉटन, सिल्क के गारमेंट्स बनाते हैं, जो मेटल वगैरह के काम करते हैं। इस टाइप के छोटे लेवल के जो हाथ से काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अभी आपका कॉलोनियल रूल होता क्या चीज़ है? कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, कि आपकी दो कंट्री के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो कैसे हैं। इसमें एक कंट्री होती है जो रूरल कंट्री होती है, जो आपको गाइडेंस देती है, और दूसरी कंट्री होती है जो आपका काम करती है। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी बट इट ऑल्सो डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी। कि जो रूलिंग कंट्री होती है वो आपकी सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रखती, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखती है, वो आपकी पॉलिसीज़ भी बनाती है। ठीक है। The unequal relationship between the colony and the ruling country resulted in underdevelopment of India। क्या हुआ कि जिस टाइम पे आपका इंडिया तो कॉलोनी था और रूलिंग कंट्री कौन थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन वालों का यहाँ पे कब्जा था, तो उस टाइम पे आपका इंडिया कैसा था? अंडर डेवलप, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद आपके सेक्टर बताए हुए हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? During the pre-British period, the condition of Indian agriculture was not at all satisfactory। जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल लगा हुआ था उस टाइम पे आपकी एग्रीकल्चर सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, बहुत ख़राब सिचुएशन में थी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर। उस टाइम पे क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% पीपल जो थे, जो विलेजेस से रिलेटेड थे, वो लोग आपके अपने लाइवहुड के लिए मतलब जीने के लिए जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। लार्ज पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, और जो भी आपके पास फूड और रॉ मटेरियल था इंडस्ट्री के लिए वो भी सफिशिएंट नहीं था। इसके मेन रीज़न क्या क्या थे आपकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के स्टैग्नेशन मतलब कि रुकावट के? उसका मेन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम था क्या? इसमें आपकी क्या थी? एक इसका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या था? इसके अंदर क्या होता था कि एक ज़मींदार होता था जो आपके प्रॉफिट जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था वो जमींदारों से लिया जाता था। किसकी फॉर्म में? लगान की फॉर्म में। ठीक है, मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका कुछ पार्ट आप लगान, जो कि आज के टैक्स बोल सकते हैं, उसके रूप में किसको देना होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर। द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड। जो आपको पैसे देने की डेट थी, जो लगान देने की डेट थी, वो फिक्स होती थी। अगर जमींदार उसको टाइम से नहीं पे करते थे तो उनके सारे हक छीन लिए जाते। द जमींदार्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव। कि जो जमींदार और जो गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर सकती थी इसको इम्प्रूव करने के लिए। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया? एकदम ख़त्म हो गया। सेकेंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब है कि हम उस टाइप के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी मार्केट में सेल हो, ना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, कि हम खुद खाने के लिए कुछ नहीं उगा रहे थे। जो भी हम लोग कर रहे थे वो दूसरे आपको देने के लिए कर रहे थे, सेल करने के लिए कर रहे थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स फार्मर वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट।
क्या करते थे, ब्रिटिश रूल के अंडर जो भी हमारे फार्मर्स थे वो आपकी कॉटन और जूट उगाते थे, ना कि खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, द ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स की जगह हम क्या उगा रहे थे, कैश क्रॉप्स, मतलब कि जिनसे पैसे हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट उगा रहे थे, ना कि खाने पीने के। अब थर्ड रीज़न क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी उसका लेवल क्या था, प्रोडक्टिविटी। जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही पुराने ज़माने की थी, जो भी हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत पुरानी थी, और हमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ भी इतना नहीं करते थे। द कल्टिवेटर हैज़ नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, कि हमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिलता था, और ये सारे रूल्स थे जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। उसके बाद स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना, इन्वेस्टमेंट की हम जो उसके अंदर डाल रहे हैं वो चीज़, कि हमारे पास पैसों की कमी थी। जैसे कि क्या होता था कि फ्लड कंट्रोल, कई बार ट्रेसिंग, ड्रेनेज, ये सारी कंडीशंस होती थी। ऑल द सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स। इन सब की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे थे। ठीक है, अभी ये आपका कौन सा था, एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम कौन सा सेक्टर पढ़ रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, कमर्शियल सेक्टर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रीजन थे, लैंड सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हम स्टार्ट करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था, अब इसमें है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। कि आपके इंडस्ट्रीज़ में क्या किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। द प्राइमरी मोटिव क्या था, कि वो आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती थी, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहती थी। First, to get raw material from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain। इसका क्या मतलब हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपने इंडिया से जो रॉ मटेरियल था उसको तो चीप रेट से, एकदम सस्ते दाम पे खरीदती थी, और वहाँ पे अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के ब्रिटेन में इंडस्ट्री लगाती थी। टू सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। फिर उसके बाद जो वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो भी ब्रिटेन में बनता था उसको इंडिया में लाकर एकदम महंगे दामों पे बेचते थे। उसके बाद सेकंड क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारे हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनकी जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर हमें कैसा बुरा इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट है इसका हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया कि हाँ के लोग कैसे हो गए, बेरोज़गार हो गए। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि अब हमें अपनी जो गुड्स जो हम कंज्यूम कर रहे फिनिश्ड, उनको ब्रिटेन से मंगाना पड़ गया। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ गया। थर्ड क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो कि हमें मशीन वगैरह होती हैं, जो हमारी वो होती हैं हमारी कैपिटल गुड्स, जो हमें कंजम्पशन के लिए ज़रूरत होती है, प्रोड्यूस करने के लिए। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो इस टाइप की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पर नहीं थी, कि हमें जो भी भारी इक्विपमेंट्स मंगवाने पड़ते थे, कैपिटल गुड्स मंगवानी पड़ती थी, वो ब्रिटेन से मंगवानी पड़ती थी। इसका फोर्थ क्या है, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो भी क्या था, बहुत स्मॉल। कि हमारा जो नई नई इंडस्ट्रीज थी वो भी कम ग्रोथ कर रही थी, तो अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं, वो भी कम होती है। उसके बाद है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसका रोल क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था। अब जैसे द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कि हमारा पब्लिक सेक्टर कहाँ तक था, सिर्फ हमारे रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, मतलब कुछ पार्ट थे जो हमारे सिर्फ पब्लिक सेक्टर में थे, बाकी कुछ भी नहीं था। अब एक बार देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या थे आपके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट हो गए थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के, कैपिटल गुड्स क्या हो रही थी, बहुत कम हो रही थी,
जीडीपी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था और हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल भी कम होते जा रहा था। अब हमें ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन ट्रेड होता क्या चीज़ है। फॉरेन ट्रेड, इसका क्या मतलब, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, और फॉरेन का क्या मतलब होता है, अदर कंट्री, कि हम अदर कंट्री से जो बाइंग एंड सेलिंग करें वो क्या होती है, हमारी फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अभी देखो स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि इंडिया उस टाइम पे क्या करता था, अपनी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह, उनको तो क्या करता था, एक्सपोर्ट, और जो बाहर से बनी बनाई चीज़ें हैं फिनिश्ड गुड्स का क्या करता था, इम्पोर्ट। कि इंडिया क्या करता था, जो हमारे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, इनको तो बाहर कंट्रीज़ में बेचता था, और ब्रिटिश कंट्रीज से इनके बदले में लेता क्या क्या चीज़ें था, जैसे कि कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरी वगैरह लेता था, सिल्क वुलन के क्लोथ्स बने बनाए लेता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी मोनोपोली होती क्या चीज़ है, मोनोपोली का मतलब होता है एक आदमी का फुल कंट्रोल होना। ठीक है, तो हमारे इंडिया के मार्केट पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सेकंड क्या है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो अभी पहले बताया था। अब इसमें क्या है, एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड, कि हम कैसे क्या करते थे वो देखो। टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन टू मीट एक्सपेंसेस टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, इंडिया की वेल्थ कम होती जा रही थी, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस बहुत सारे कर रहे थे, गलत जगह पे कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, कि हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, तो ये अब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।